नमस्कार, प्रणाम, स्वागत करता हूँ। मैं अमित। हम लोग देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग जो टॉपिक को अभी तक देख चुके हैं, जो टॉपिक को हम लोग अभी तक रिवीजन कर चुके हैं, उसके बारे में जानते हैं। और आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। ठीक, पहले हम लोग देखे हैं इतिहास में। इतिहास में हम लोग स्टार्ट किए थे प्राचीन भारत। प्राचीन प्राचीन भारत को हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग देख चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता को देख चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को देख चुके हैं। इसके अलावा वैदिक सभ्यता, वैदिक काल देख चुके हैं। इसके अलावा भारत में विदेशी आक्रमण को देख चुके हैं। भारत में विदेशी आक्रमण को देख चुके हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देख चुके हैं। इसके अलावा 16 महाजनपद को देख चुके हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में मगध साम्राज्य में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, इसके अलावा नंद वंश और मौर्य वंश तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, आज जो मेरा टॉपिक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। कौन सा बाबू? ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत आज जो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे शुंग वंश को देखेंगे। कौन सा बाबू? शुंग वंश। इसके बाद कण्व वंश और अंतिम जो देखेंगे सातवाहन वंश। तो आज जो हम लोग देखेंगे प्रॉपर ढंग से देखेंगे। इसके साथ साथ पहले तो इसको थ्योरी को जानेंगे। थ्योरी के अलावा जो आज हम देखेंगे, इनका साथ साथ ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। ठीक, पहले हम देखेंगे शुंग वंश। ये जो तीनों आता है, ये तीनों वंश को हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण साम्राज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? ब्राह्मण साम्राज्य। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक रहता है, उसका नाम क्या रहता है? बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद किस वंश का स्थापना होगा? तो शुंग वंश के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठेगा? कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद जो बैठेगा उसको क्या बोलेंगे? सातवाहन वंश। कौन सा वंश? तो सातवाहन वंश। ठीक, चलिए सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग जब मगध साम्राज्य को देख रहे थे, तो मगध साम्राज्य में टोटल कितना वंश था? तो 7 वंश। 3 गो जो वंश आता है मौर्य वंश के बाद, जो अंतिम का 3 वंश आता है, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, उसको हम ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत उसको हम देखते हैं। ठीक, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे शुंग वंश में देखेंगे। चलिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन रहता है? बृहद्रथ का हत्या कौन करता है? तो बृहद्रथ का हत्या करता है पुष्यमित्र शुंग। तो मौर्य वंश के बाद मगध के गद्दी पर कौन बैठेगा? शुंग वंश आता है। ठीक, तो पहले हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में। ये कौन रहते हैं? शुंग वंश का संस्थापक रहते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन रहेगा बाबू? पुष्यमित्र शुंग रहेगा। ये किस जाति से रहते हैं? तो ये ब्राह्मण जाति से रहते हैं। किस जाति से रहते हैं? ब्राह्मण जाति से। इन्होंने अपना राजधानी, तो प्रथम राजधानी बाबू याद रखना है, प्रथम राजधानी ये कहाँ बनाता है बाबू? पाटलिपुत्र को बनाता है।
और दूसरा राजधानी इसका कहाँ रहता है, विदिशा मध्य प्रदेश में, विदिशा मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक, अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूप को नष्ट कौन करवाता है, पुष्यमित्र शुंग करवाते हैं। और ये शिव का उपासक था, कौन सा, भगवान शिव को ये मानते थे। ठीक, उसके बाद कह रहा कौन सा है, भरूच स्तूप, भरूच स्तूप का पुनः निर्माण कौन करवाएगा, पुष्यमित्र शुंग। भरूच स्तूप कहाँ है बाबू, तो ये आपका मध्य प्रदेश एमपी में पड़ता है। ठीक, उसके बाद कह रहा पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं, समझे, जिसका जानकारी हमको कहाँ से मिलेगा, अयोध्या अभिलेख से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा बाबू, अयोध्या अभिलेख से मिलेगा। ठीक, अब चलिएगा, इनका जो पुरोहित, पुरोहित का अर्थ क्या होता है, मार्गदर्शन, मार्गदर्शक, समझे, पुरोहित का अर्थ क्या होता है, मार्गदर्शक, समझे, मार्गदर्शक। तो इन्हीं का पुरोहित कौन रहता, पुरोहित रहता पतंजलि। ठीक, पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित कौन रहता, पतंजलि, जिनको हम क्या बोलते हैं, योग शास्त्र के जनक किसको बोलेंगे, पतंजलि को बोलेंगे। योग का जनक किसको बोलते हैं, पतंजलि को बोलते हैं। हम महाभाष्य पुस्तक का लेखक किसको बोलते हैं, पतंजलि को कहते हैं। किसको बोलते हैं बाबू, पतंजलि के। तो महाभाष्य पुस्तक कौन लिखा था, पतंजलि लिखा था। योग शास्त्र का जनक हम किसको बोलते हैं, पतंजलि को बोलते हैं। योग का जनक किसको बोलते हैं, पतंजलि को बोलते हैं। आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दे पतंजलि किनके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और पुष्यमित्र शुंग का ही क्या थे, ये पुरोहित थे, अर्थात ये मार्गदर्शक थे। ठीक, उसके बाद देखेंगे पाणिनि। पाणिनि व्याकरण के जनक किसको कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। अष्टाध्यायी का लेखक किसको कहा जाता है, पाणिनि। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है, पाणिनि है। व्याकरण का जनक कौन है बाबू, पाणिनि है। ठीक, आगे यहाँ पर देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है, इस पुस्तक के द्वारा पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी पर किया गया टिप्पणी या टीका है, समझे। महाभाष्य पुस्तक का लेखक कौन है, पतंजलि। जो पतंजलि है ना, तो महाभाष्य पुस्तक के द्वारा जो पाणिनि के अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पुस्तक है, उस पर ये क्या किया गया था, इनके द्वारा तो टिप्पणी किया गया था, अर्थात ये टीका, इसको क्या बोलते हैं, टीका बोलते हैं। ठीक, अगला हम देखेंगे, पुष्यमित्र शुंग के समय में यमन यात्री कौन आता है, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, हेलियोडोरस किसके समय में आएगा, पुष्यमित्र शुंग के समय में आएगा। जिनका जानकारी, जानकारी किससे मिलता है, तो गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख कहाँ है बाबू, तो मध्य प्रदेश में है। और गरुड़ ध्वज अभिलेख का जनक भी किसको कहते हैं, हेलियोडोरस को कहते हैं। किसको बोलते हैं बाबू, हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस कहाँ का यात्री था, ये यमन का यात्री था। और किनके समय में ये भारत आते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग के समय में ये भारत आते हैं। इतना समझ गए। आगे हम देखेंगे बाबू कि विदर्भ, विदर्भ, विदर्भ कहाँ पड़ता है बाबू, तो ये भी मध्य प्रदेश वाला रीजन में। विदर्भ में चल रहे उत्तराधिकारी का, उत्तराधिकारी का युद्ध का लाभ उठाकर पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र के नेतृत्व में ये क्या करता है, सेना भेजता है। क्या करता है बाबू, सेना भेजता है। ये जो अग्निमित्र आप देख रहे हैं, ये किसका उत्तराधिकारी, अर्थात इस बेटा रहते हैं, तो पुष्यमित्र शुंग के। तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा कौन रहता है, अग्निमित्र रहता है। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अधिकारी कौन बनता है, तो अग्निमित्र बनता है। और अग्निमित्र के नेतृत्व में ही विदर्भ में जो युद्ध चल रहा था, उसमें किसको भेजता है पुष्यमित्र शुंग, तो अग्निमित्र को भेजता है। ठीक, जिसका जानकारी बाबू हमको कहाँ से मिलता है, तो जानकारी हमको मिलता है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। ठीक, विदर्भ में जो युद्ध चल रहा था उसका जानकारी हमको कहाँ से मिलता है, तो मालविका अग्निमित्रम से मिलता है। और इनका लेखक कौन है, कालिदास। कौन है बाबू, कालिदास है। ठीक, मालविका अग्निमित्रम, समझे, ये मालविका और अग्निमित्र के क्या है, प्रेम प्रसंग की जानकारी हमको इस पुस्तक से मिलता है। फिर से समझिए, मालविका अग्निमित्रम का लेखक कौन है, तो कालिदास है। और इस पुस्तक से हमको क्या क्या चीज का जानकारी मिलेगा, तो अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग की जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलता है, मालविका अग्निमित्रम। ठीक, आगे हम देखेंगे बाबू, आगे कह रहा तारानाथ के अनुसार, किसके अनुसार बाबू, तारानाथ के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म से क्या था, घोर घोर घृणा था, घृणा था। ठीक, घृणा था। ठीक,
उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो उन्हीं का बेटा अग्निमित्र बनता है। ठीक, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था बाबू, देवहूति था, और देवहूति का हत्या कौन करता है, वासुदेव कन्नव, वासुदेव कन्नव द्वारा इनका हत्या किया जाता है। ठीक, तो उसके बाद शुंग वंश के बाद मगध के गद्दी पर कौन सा वंश आता है, तो याद रखिएगा आप, कन्नव वंश। कौन सा वंश आता है बाबू, कन्नव वंश आता है। और कन्नव वंश में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ इसमें ये याद रखना है, इसका संस्थापक कौन थे, वासुदेव था, और ये अपना राजधानी कहाँ बनाते हैं, पाटलिपुत्र को बनाते हैं। और इनका अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा। तो कन्नव वंश के अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा, और सुशर्मा का हत्या कौन करेगा, शिमुख। कौन करेगा, शिमुख। और कन्नव वंश के बाद मगध के गद्दी पर कौन सा वंश आएगा, सातवाहन वंश, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, आंध्र सातवाहन वंश बोलते हैं, आंध्र सातवाहन वंश बोलते हैं। ठीक, ठीक ना। चलिए आगे हम देखेंगे, जो आंध्र सातवाहन वंश है, इसका चर्चा हमको किस पुराण से मिलता है, तो बाबू आप याद रखिएगा, मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है बाबू, मत्स्य पुराण से इनका जानकारी मिलता है। तो सातवाहन वंश का उल्लेख या चर्चा हमको किस पुराण से मिलेगा, तो मत्स्य पुराण। और सबसे पुराना और प्रमाणित पुराण कौन सा है, तो ये मत्स्य पुराण है, जिसमें हमको सातवाहन वंश और इनके अलावा विष्णु का 10 अवतार का चर्चा मिलता है, अवतार का जानकारी मिलता है। विष्णु का 10वां अवतार कौन होगा बाबू, तो याद रखिएगा, कल्कि। कौन होगा बाबू, कल्कि। तो विष्णु का 10 अवतार की जानकारी हमको किस पुराण से मिलेगा, मत्स्य पुराण से। और सातवाहन वंश का जानकारी हमको किस पुराण से मिलता है, मत्स्य पुराण से। आपको पता होना चाहिए कि पुराणों के टोटल संख्या कितना है, 18 गो है। पुराणों के टोटल संख्या कितना है, 18 गो है। ठीक, जिसका पुराण का रचना कौन किया था, तो लोहमर्ष ऋषि और उनका पुत्र उग्रश्रवा। लोहमर्ष ऋषि और उनका पुत्र उग्रश्रवा। टोटल पुराणों की संख्या कितना है बाबू, 18 गो है, जिसमें से सबसे प्राचीनतम पुराण एवं प्रमाणित पुराण पूछेगा तो कौन हो जाएगा बाबू, तो आपको याद रखना है, मत्स्य पुराण। इसके अलावा हम आपको बताए हुए हैं, समझे, विष्णु पुराण। कौन सा बाबू, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमको किस वंश का जानकारी मिलेगा, तो बाबू, तो मौर्य वंश। मौर्य वंश का जानकारी किस पुराण से मिलेगा बाबू, विष्णु पुराण। उसके बाद आपको याद रखना होगा गुप्त वंश। समझे, गुप्त वंश का जानकारी किस पुराण से मिलता है, तो गुप्त वंश का जानकारी हमको मिलता है वायु पुराण से। कौन से पुराण से, तो वायु पुराण से हमको इनका जानकारी मिलता है। ठीक, चलिए आगे हम देखेंगे, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन रहता है बाबू, तो शिमुक रहता है। कौन रहता है, शिमुक रहता है। ये अपनी राजधानी कहाँ बनाता है, प्रतिष्ठान। कहाँ बनाएगा बाबू, प्रतिष्ठान, जो वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। और दूसरा राजधानी कहाँ बनाएगा बाबू, तो ये अमरावती बनाता है, अमरावती। समझे, प्रतिष्ठान किस नदी के तट पर है, तो गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक, चलिए शिमुक के बाद कौन आएगा, सातकर्णी। कौन आएगा बाबू, सातकर्णी प्रथम आएगा, सातकर्णी प्रथम आएगा। इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूया यज्ञ कराया जाता है, जिनकी जानकारी कहाँ से मिलेगा बाबू, नानाघाट अभिलेख से मिलता है, नानाघाट अभिलेख से मिलता है। ठीक, नानाघाट अभिलेख से मिलता है। इनके दरबार में 2 विद्वान रहते थे, एक का नाम था हाल, दूसरा का नाम क्या था, गुणादय। हाल और दूसरा का नाम क्या था, गुणादय। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि जो सातकर्णी प्रथम थे ना, ये भगवान कृष्ण का बेटा थे। समझे, बेटा थे, ऐसा ये कहा जाता है। ठीक, ठीक ना। चलिए, हाल का पुस्तक का नाम क्या है, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती का लेखक कौन है बाबू, हाल है। समझे, अब बृहद कथा का लेखक कौन है बाबू, गुणादय है। ठीक, ये किनके दरबार में रहते थे,
तो सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश का प्रथम प्रतापी शासक कौन रहता है? तो सातकर्णी प्रथम रहता है। और इन्होंने एक उपाधि धारण करता है, कौन सा? दक्षिणापथपति। दक्षिणापथपति का उपाधि कौन धारण करता है? सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। ठीक, उसके बाद देखेंगे सातकर्णी प्रथम के बाद कौन आता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, समझे। अंतिम शासक शासक कौन रहता है सातवाहन वंश का? यज्ञश्री सातकर्णी। कौन रहता है बाबू? यज्ञश्री सातकर्णी, समझे। सातवाहन वंश का प्रथम शासक कौन रहता है? तो शिमुक रहता है। और अंतिम शासक कौन रहेगा? यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। चलिए आगे हम देखेंगे, नोट में कह रहा है सातवाहन वंश मातृ शतात्मक थे। क्या था बाबू? मातृ शतात्मक थे, मातृ शतात्मक थी। उसके बाद कह रहा है सातवाहन वंश का अन्य नाम क्या बाबू? आंध्र सातवाहन वंश। क्या कहते हैं इसको? आंध्र सातवाहन वंश कहते हैं। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान देने का शुरुआत कौन करता है? तो सातवाहन वंश करता है, जिसकी जानकारी किससे मिलता है? नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख का संबंध किस वंश से है? तो सातवाहन वंश से है। ठीक, सातवाहन वंश का पूछेगा राजकीय भाषा क्या रहता है? प्राकृत रहता है। और लिपि क्या रहेगा? ब्राह्मी। कौन सा लिपि? ब्राह्मणी लिपि, समझे। सातवाहन वंश का राजकीय भाषा प्राकृत रहेगा, लिपि कौन रहेगा? ब्राह्मणी लिपि रहेगा। ठीक, इन्होंने इन्होंने कौन कौन सा मुद्रा चलाता है? तो याद रखिएगा शीशा का। किसका बाबू? शीशा का मुद्रा चलाता है। उसके बाद सोना का, उसके बाद तांबा का, तांबा का, उसके बाद टिन का। सर्वाधिक शीशा सर्वाधिक सिक्का जो रहता है किसका चलाएगा? तो याद रखिएगा ये शीशा का सिक्का चलाता है। ठीक, शीशा का सिक्का चलाता है। अगला कह रहा है क्या कि सातवाहन वंश ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच क्या करता है? तो सेतु का काम करता है। ठीक, सेतु का काम करता है, समझे। फिर से समझिएगा, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम कौन करेगा? कौन सा वंश करेगा? तो सातवाहन वंश। कौन सा वंश बाबू? सातवाहन वंश करता है। ठीक, चलिए सातवाहन वंश के स्थापत्य कला देखेंगे तो कार्ले का चैत्य मंदिर, समझे। ये कहाँ है बाबू? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में करता है। जिसका निर्माण कौन करवाएगा? सातवाहन वंश। उसके बाद देखिएगा अजंता, अजंता का गुफा का निर्माण कौन करवाता है? सातवाहन वंश। लेकिन बाबू एलोरा का गुफा पूछेगा तो ये इसका निर्माण कौन करवाएगा? राष्ट्रकूट वंश, जो हम आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रकूट वंश। एलोरा का गुफा का निर्माण कौन करवाता है? राष्ट्रकूट वंश करवाता है। जबकि अजंता का गुफा का निर्माण कौन करवाएगा? सातवाहन वंश करवाएगा। इनसे संबंधित आप याद रखिएगा अमरावती कला। अमरावती कला का विकास किसके समय में होगा? तो सातवाहन वंश। ये वाला डाटा आप याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। अमरावती कला का विकास किसके समय में होगा? सातवाहन वंश। अब हम थ्योरी को देख चुके हैं, अब हम इसके साथ साथ क्या देखेंगे? इनका ऑब्जेक्टिव। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप लोग भी आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य वंश के पतन के बाद मगध में किस वंश का उदय होता है? तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आएगा बाबू? शुंग वंश आएगा। शुंग वंश के बाद कौन सा बाबू वंश आएगा? कण्व वंश आएगा। और कण्व वंश के बाद कौन सा वंश आता है बाबू? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आता है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था बाबू? पुष्यमित्र शुंग। कौन था बाबू? पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने ये क्या करता है? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन रहता है बाबू? अंतिम शासक रहता है बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक, बृहद्रथ का हत्या कर ये क्या करता है? शुंग वंश का स्थापना करता है। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था बाबू? पुष्यमित्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी, वह कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था बाबू?
तो याद रखिएगा बृहद्रथ। कौन रहता है बाबू? बृहद्रथ। ठीक। दशरथ कौन रहता है? तो दशरथ आपको पता होना चाहिए, ये अशोक का पोता रहता है। कौन रहता है बाबू? अशोक का ये पोता रहते हैं, समझे, पोता रहता है। और इन्होंने नागा अर्जुन, नागा अर्जुन, समझे, गुफा का निर्माण करवाता है। कहाँ पर बाबू? तो याद रखिएगा ये जहानाबाद में, जहानाबाद में। ठीक, जहानाबाद में। ठीक। तो ये दशरथ कौन रहता है? तो अशोक का उत्तराधिकारी भी दशरथ बनते हैं। और दशरथ कौन क्या करता है? नागा अर्जुन गुफा का निर्माण करवाता है। कहाँ? तो जहानाबाद में। संप्रति कौन रहता है बाबू? तो संप्रति ये कुणाल का बेटा रहता है, कुणाल का बेटा रहता है। अशोक का बेटा रहता है कौन? कुणाल। और पोता कौन रहता है? दशरथ। और ये जो संप्रति रहता है ना, ये कुणाल का बेटा रहता है। किसका बेटा रहता है? कुणाल का बेटा रहता है। ठीक। चलिए, ये सब आप वीडियो पड़ा हुआ है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। ठीक। चलिए, जल्दी रिवीजन करना है। किसी भी एग्जाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं और इसका क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक का सेनापति था? बाबू सेनापति अब पूछ रहा है, तो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ का ये सेनापति था। और बृहद्रथ का हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश का क्या करेगा बाबू? ये स्थापना करेगा, शुंग वंश का ये स्थापना करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुंग वंश की राजधानी, शुंग वंश की राजधानी मुख्यतः कहाँ थी? मुख्यतः कहाँ थी? तो हमने आपको क्या बताया? पाटलिपुत्र। कहाँ था बाबू? तो इनका राजधानी, शुंग वंश का राजधानी पाटलिपुत्र था। और दूसरा राजधानी कहाँ था? विदिशा, विदिशा। ठीक, ये सेकेंड राजधानी रहता है। विदिशा कहाँ है बाबू? मध्य प्रदेश में। ठीक, मध्य प्रदेश में। चलिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में किस विदेशी शक्ति से संघर्ष हुआ था? तो यमन से हुआ था। कुछ चीज से हुआ था बाबू? ये यमन से इसका संघर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए, सात नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलेगा बाबू? तो मालविका अग्निमित्रम। कौन सा ग्रंथ से मिलेगा? मालविका अग्निमित्रम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसका लेखक कौन था बाबू? कालिदास, कालिदास। ठीक, कालिदास। इसमें मालविका और मालविका और, ठीक, पुष्यमित्र शुंग का बेटा का नाम क्या रहता है? अग्निमित्र। अग्निमित्र के प्रेम कथा का जानकारी इसी पुस्तक से मिलता है। प्रेम कथा की जानकारी हमको किस पुस्तक से मिलेगा? तो मालविका अग्निमित्र। ठीक। चलिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मालविका अग्निमित्रम का लेखक कौन है बाबू? तो इसका लेखक है कालिदास। कौन है बाबू? तो कालिदास। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन था? तो नायक पूछ रहा है बाबू, तो नायक कौन था? तो अग्निमित्र। कौन था बाबू? अग्निमित्र। अब पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी भी कौन बनता है? अग्निमित्र बनता है। तो इसका भी आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अग्निमित्र किस वंश का शासक था? तो अग्निमित्र बाबू शुंग वंश का ये शासक था। शुंग वंश का ये दूसरा शासक बनता है। कौन? अग्निमित्र। चलिए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पतंजलि कह रहा है पतंजलि किस शुंग शासक के समकालीन था? समकालीन पूछ रहा है बाबू। तो याद रखिएगा ये पुष्यमित्र शुंग का, समझे, ये क्या था? समकालीन था। ठीक, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था पतंजलि।
भारत में पूछेगा, समझे। योग दर्शन, योग दर्शन का जनक किसको कहा जाता है? पतंजलि को कहा जाता है। किसको बोलता है बाबू? पतंजलि को कहा जाता है। ठीक, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। महाभाष्य के रचयिता, महाभाष्य का रचयिता पूछ रहा। महाभाष्य पुस्तक किसने लिखा था? तो महाभाष्य पुस्तक कौन लिखा था बाबू? तो याद रखिएगा, पतंजलि। महाभाष्य पुस्तक पतंजलि। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुंग काल में किस कला का विशेष विकास हुआ? कला पूछ रहा है, कौन सा कला का विशेष विकास हुआ है? तो बाबू याद रखिएगा, भरहुत भरहुत कला और अमरावती कला, ये दोनों कला का विकास किस समय में होगा? तो शुंग काल में होगा। किस काल में होगा बाबू? शुंग काल में। भरहुत कला और अमरावती कला का विकास किस समय में होगा बाबू? तो शुंग काल में होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी। सी एंड डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 के बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। भरहुत स्तूप वर्तमान में किस राज्य से संबंधित है बाबू? तो हम आपको बताए हैं, भरहुत अभिलेख का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश से है। चलिए 15वां क्वेश्चन को देखेंगे। 15वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शुंग वंश के बाद मगध में किस वंश का सत्ता आता है? तो शुंग वंश के बाद मगध में कौन सा आएगा बाबू? कन्नव वंश आएगा। और कन्नव वंश का संस्थापक कौन होता है? वासुदेव। वासुदेव कन्नव, समझे, कन्नव। अब वासुदेव भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। कह रहा है कन्नव वंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव कन्नव। वासुदेव कन्नव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कन्नव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कन्नव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सुशर्मा का हत्या कौन करता है? शिमुख करता है। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिमुख था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कन्नव वंश ने लगभग लगभग किस वंश के बाद सत्ता प्राप्त किया था? तो बाबू कन्नव वंश से पहले कौन सा वंश आता है? शुंग वंश आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 18 के बाद हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था बाबू? तो शुंग वंश का पूछ रहा है बाबू। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये देवभूति। कौन था बाबू? देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बाबू? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 19 के बाद आप देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुंग वंश का शासन करा बाबू। शुंग वंश का शासन लगभग किस अवधि में माना जाता है? तो कौन सा अवधि में माना जाता है शुंग वंश का शासन? तो याद रखिएगा बाबू 185 बीसी से लेकर 73 बीसी के बीच में किसका? शुंग वंश का। और शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है बाबू? कन्नव वंश। कन्नव वंश का टाइम पीरियड पूछेगा तो 73 बीसी से लेकर 28 बीसी, 28 बीसी तक कौन सा वंश रहता है? तो कन्नव वंश रहता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कन्नव वंश का शासन लगभग किस अवधि में माना जाता है? तो अभी हम बताए 73 बीसी से लेकर 28 बीसी तक कौन सा वंश आएगा? कन्नव वंश। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। 21 के बाद आप देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हेलियोडोरस हेलियोडोरस स्तंभ किस शुंग शासन के समय में स्थापित हुआ था? समझे, फिर से 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। हेलियोडोरस स्तंभ किस शुंग शासक के समय में स्थापित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी कह रहा अग्निमित्रम। ऑप्शन नंबर सी कह रहा भागभद्र।
ऑप्शन नंबर डी कह रहा देवभूति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। भागभद्र के समय में हेलियोडोरस स्तंभ लेख का क्या होता है? विकास होता है। और यदि क्वेश्चन पूछेगा हेलियोडोरस, हेलियोडोरस कहाँ का रहता है बाबू? तो ये यवन का रहता है। और ये किसके समय में भारत आता है? भारत किसके समय में आएगा बाबू? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में ये भारत आता है। ठीक, पुष्यमित्र शुंग के समय में ये भारत आता है। चलिए देखिएगा बाबू 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेलियोडोरस किसका राजदूत था? तो बाबू आपको पता है हेलियोडोरस यवन का तो था, यवन के था। और किसके समय में ये भारत आता है? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में ये भारत आता है। अब यहाँ को पूछ रहा है ये किसका राजदूत था? तो यूनानी शासक कौन था? एंटियोक्लिंडस का। एंटियोक्लिंडस का ये क्या था? राजदूत बनकर ये भारत आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझे? कनिष्क के बारे में आप देखिएगा तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का कौन चलाता है? कनिष्क चलाता है। इसका संबंध किस वंश से रहता है? कुषाण वंश। कौन सा वंश? कुषाण वंश। और एक संवत जारी करता है जिसका नाम क्या है? शक संवत। शक संवत, समझे? शक संवत कब चलाएगा बाबू? तो 78 एडी में। कब चलाता है बाबू? 78 एडी में। ठीक, उसके बाद देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हेलियोडोरस स्तंभ कहाँ स्थित है बाबू? तो हेलियोडोरस स्तंभ आपका बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 के बाद आप देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हेलियोडोरस स्तंभ किस देवता को समर्पित है? बाबू 25 नंबर क्वेश्चन का रहा हेलियोडोरस स्तंभ किस देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा ये जो देवता थे ना, तो वासुदेव। कौन सा देवता को समर्पित है? तो वासुदेव को ये समर्पित है। ठीक, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा बाबू। हेलियोडोरस स्तंभ भारतीय इतिहास में किसके प्रारंभिक प्रमाणों में से एक है? हेलियोडोरस स्तंभ भारतीय इतिहास में किसके प्रारंभिक प्रमाणों में से एक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शैव धर्म, ऑप्शन नंबर बी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म, या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा धर्म से? तो याद रखिएगा ये वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म है बाबू? वैष्णव धर्म। ठीक, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शुंग काल में बौद्ध स्तूपों, कह रहा बाबू शुंग काल में बौद्ध स्तूपों के विस्तार विस्तार या अलंकरण के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थल? तो सांची। तो सांची कहाँ, कौन सा स्थल? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची। ठीक, चलिए 27 के बाद आप देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शुंग काल से संबंधित प्रमुख साहित्यिक स्रोत है? तो शुंग काल बोल रहा है तो बाबू शुंग काल में कौन था? मालविका अग्निमित्रम। और इसका लेखक कौन था बाबू? कालिदास। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हर्षचरित का लेखक कौन है बाबू? हर्षचरित का लेखक वान भट्ट। वान भट्ट। ठीक, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है बाबू? विशाख दत्त। विशाख दत्त। ठीक, उसके बाद कह रहा पृथ्वीराज रासो, इसका लेखक कौन है? तो चंद्रवदाई। कौन है बाबू? चंद्रवदाई। ठीक, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 के बाद हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुंग कर्णव काल भारतीय इतिहास में मुख्यतः किस मौर्योत्तर राजनीतिक परिवर्तन से जुड़ा है? तो किससे जुड़ा है बाबू? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दक्षिण भारत में चोल का उदय, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ब्राह्मण शासक वंशों का उदय, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है गुप्त साम्राज्य की स्थापना। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण शासकों
शासक वंशों का उदय। ठीक, ब्राह्मण शासक वंशों का क्या है, उदय से ये इसको जानते हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक, इसका आंसर हम बता देते हैं, फिर भी आप आंसर तो दिखिएगा। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम बाबू कह रहा है मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आएगा, शुंग वंश आएगा। शुंग वंश के बाद कौन सा आएगा बाबू, कण्व आएगा। कण्व के बाद कौन आ जाएगा, सातवाहन आएगा। सातवाहन वंश आएगा। ठीक, ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। यदि आप लोग कमेंट करके बताइएगा सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।